When we talk of 90s, तो उन दिनों में एक और फिनोमेना भी था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन टेररिज्म इन पाकिस्तान। आई वाज डीआईजी लाहौर और हमारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तो लकीली फॉर अस वी गॉट अ ब्रेक और हमें इत्तला मिली कि जी एक आदमी है जिसका नाम है इसाक और वो बिल्कुल बॉर्डर विलेज का रहने वाला है, वो उसके साथ बॉर्डर शुरू हो जाती है। वो उसका लाइफस्टाइल तब्दील चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो एएसपी हेडक्वार्टर्स सरगोदा के तौर पे हुई और 1977 में हुई। उस वक्त पहले इलेक्शंस हुए, धांधली का इल्ज़ाम लगा, अपोजिशन ने वो एक्सेप्ट नहीं किए, फिर पीएनए की एजिटेशन शुरू हो गई। रोज़ाना पुतला जलाया जाता था भुट्टो साहब का आफ्टर द प्रोसेसन। तो एक दिन डीआईजी साहब थे जो सरगोदा के, उन्होंने मुझे कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से फ़ोन आया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत नाराज़ हैं कि सरगोदा जैसी स्मॉल जगह, छोटी जगह है, डोसाइल लोग हैं, तो वो भी मेरा पुतला जला रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही, इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही है। तो आज जो है पुतला नहीं जलना चाहिए, वरना जलेगा तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मुझे याद है कि मैं और एसी चुगताई, हम लोग जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी ऑपोजिशन की, तो मैं उनके पास गया। डिप्टी जफरुल्ला थे, उनके सरबराह तफ़ैल गोविंदी, इम्तियाज़ चट्ठा थे जमात इस्लामी वाले। तो हमने इनको कहा जी अगर आप हमारा तबादला चाहते हैं तो आज फिर पुतला बिल्कुल जलाइएगा, वरना फिर आप अगर चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें तो फिर पुतला जलाएं ना आज। तो आखिर में जब जुलूस ख़त्म हुआ तो डिप्टी जफरुल्ला उठे और उन्होंने तकरीर शुरू की कि आज हम इसका पुतला नहीं जलाएंगे, आज हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और ये कहते हुए वो टांग खींच दी पुतले की, और बाकी लोगों ने भी टांगें खींची। सो द effigy was not burnt. The report was sent that the procession ended without the effigy being burnt. So we got a well done from the Prime Minister Secretariat also. कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को across the political divide कांटेक्ट रखना पड़ता है if they want to ensure law and order efficiently. मेरी जनरेशन है, उसने पाकिस्तान को अपनी आंखों के सामने तब्दील होता देखा है। हमें कोई पता नहीं होता था कि कौन क्या है, कौन किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, क्या मज़हब है। फिर हमने देखा कि जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया तो ये सब तब्दील होना शुरू हो गया। स्टेट ने स्पॉन्सर किया रेडिकलाइजेशन को पाकिस्तान में। जनरल जिया के अपने अकायद थे, अपने बिलीफ थे, सही थे या गलत थे वो और बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी जो हमारी सोच में उस वक्त गलती थी वो ये थी कि हमारा ख्याल था कि जो हमारे लोग जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए वो शायद वापस नहीं आएंगे। 1989 में जब वो विड्रॉ कर गए सोवियत यूनियन वाले, तो ये 3 हिस्सों में बट गए ब्रॉडली स्पीकिंग। कुछ लोग वहीं पे लड़ना शुरू हो गए, कुछ लोग जो थे वो कश्मीर में, इसको कहते हैं कश्मीरी इंतफादा, वो हो रहा था, उनका इंडिजिनस था। कुछ लोग वहाँ चले गए जाके उनकी मदद करने के लिए कि जी हम उनकी मदद करते हैं, और कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान में आ गए अपने मिलिटेंट एजेंडा फॉलो करने के लिए। जहाँ मैं बताता चलूँ कि सिपाही सहाबा जो कि 1984 में बनी थी, वो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लड़कों को भेजती थी अफ़गानिस्तान में विद दिस इंटेंशन इन माइंड कि ये वहाँ ट्रेनिंग लेंगे और जब ये वापस आएंगे तो फिर ये हम इस्तेमाल करेंगे उनको शिया के ख़िलाफ़। 1992 में सबसे पहले हकनवाज जंगवी मारा गया और उसका वो उन्होंने उनका ख्याल था कि ये जो ईरानी फरहंग ईरान का था वो इन्वॉल्व है, उसको मार दिया। उसके जवाब में इसार को मारा जो कि इलेक्शन लड़ रहा था, और फिर काम शुरू हो गया। झंग और लाहौर ये दोनों ऐसी जगह थी जहाँ पे ये काम शुरू हुआ। मैं उस वक्त डीआईजी लाहौर था और आज़म तारिक और ज़िया रहमान फारूकी ये सिपाही सहाबा के मेन लीडर्स थे। इनकी तारीख होती थी एक पेशी की लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये अपनी तारीख पेशी भुगतने के लिए आए थे और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर थे। तो वहाँ पे इन्होंने मोटरसाइकिल में एक बॉम्ब ब्लास्ट
हुआ, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है 15-20, मुझे अभी तादाद याद नहीं, 15-20 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। ज़िया रहमान फारूकी चले गए और आज़म तारिक का बचत हो गई। एक हमारा सब इंस्पेक्टर जो एक तारीख पेशी के लिए आया हुआ था, वैसे ही उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था जहाँ से, और वो कहता है कि जी जब मैं ब्लास्ट हुआ तो सारी दुनिया भाग रही थी, परे बाहर को भाग रही थी। तो मैंने देखा कि एक आदमी है जो आगे भी भाग रहा है लेकिन पीछे फिर मुड़ के देखता है, फिर थोड़े 2-4 कदम आगे भागता, फिर पीछे मुड़ के देखता। तो बड़ा मुझे सस्पिशियस सा लगा। तो मैंने उसको पकड़ा और उस पे वो घबरा गया जब उसको पकड़ा। मज़ीद वो पहले बुखलाया हुआ था, तो लेकिन वो जब टसल हुई उनकी, तो टसल के दौरान उसका हाथ उसकी कमर पे लगा। तो जब कमर पे लगा तो वो निशान थे। वो बड़ा हैरान हुआ कि आज़म तारिक की पेशी है और ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसको जब फिर हम पुलिस थाने में ले गए तो ही कन्फेस्ड। वो सिपाही मोहम्मद का मेंबर था। When we talk of 90s, तो उन दिनों में एक और फिनोमेना भी था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन टेररिज्म इन पाकिस्तान। आई वाज DIG लाहौर और हमारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। तो लकीली फॉर अस वी गॉट अ ब्रेक और हमें इत्तला मिली कि जी एक आदमी है जिसका नाम है इसाक और वो बिल्कुल बॉर्डर विलेज का रहने वाला है। वो उसके साथ बॉर्डर शुरू हो जाती है। वो उसका लाइफस्टाइल तब्दील चेंज हो गया है। वो बात लोकल SHO को बताई गई। उसने इसाक को उठा लिया। जब इसाक को हमने इंटेरोगेट किया तो फिर ये कहानी उसने बताई। ही सेड कि जी मैंने पता नहीं मैट्रिक्स या FA किया हुआ है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, और जहाँ पे कहते हैं सिफारिश कराओगे तो नौकरी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो मेरे गांव के 2 लड़के थे जो कि स्मॉल टाइम स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे इंडिया के साथ। जो इंडिया ने फेंस बनाई हुई है, दैट्स नॉट ऑन द जीरो लाइन, थोड़ा सा 1-2 एकड़ है ज़मीन के, उसके बाद फेंस है। और उनके ज़मींदार जो हैं, जिनकी ज़मीनें फेंस के इस पार हैं, वो उनके लिए गेट खोलते हैं और वो बंदे आके अपनी ज़मीन को काट करके तो फिर वापस चले जाते हैं शाम को। वो गेट्स जो हैं दीज आर बीइंग यूज्ड बाय इंडिया। तो इसहाक ने बताया कि वो जो गांव के 2 लड़के थे उनका इंडिया के साथ सिस्टम फिट था। वो एक मुकर्ररा टाइम पे एक गेट के सामने पहुंच जाते थे, वो गेट खोलते थे। ये दोनों लड़के जो हैं ये चले जाते थे जहाँ से कुछ सामान लेके स्मगल करते थे और वहाँ से शराब की बोतलें लेके आते थे और वापस आते थे। तो रॉ वाले ने इनसे कांटेक्ट किया, दोनों लड़कों से, कि तुम कोई पढ़ा लिखा लड़का लेके आओ। उन्होंने फिर इसको कांटेक्ट किया। फिर ये कहता जी मैं जब पहली दफ़ा गया तो मैंने यही काम किया कि वो कुछ देर वो कुछ चीज़ें लेके गए, वहाँ से शराब की बोतलें लेके आए, जहाँ बेचीं 4 पैसे आ गए। तो दूसरी या तीसरी विज़िट के बाद मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया इंडियन एजेंसी ने, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम सारी उम्र इसी तरह करते रहोगे या कुछ ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो। तो कहता, मैंने कहा जी बताएं मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उन्होंने कहा हम तुम्हें देते हैं काम, तुम्हें हम बॉम्ब बना के देंगे और तुम जाके जहाँ हम कहेंगे वहाँ बॉम्ब रख दोगे। सो दे ट्रेंड हिम। उसके बाद वो उसको बॉम्ब बना के देते थे। मैंने कहा शालीमार पे क्यों किया था लाहौर में? वो कहता है जी चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होगी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, तो तुम वो मॉल रोड पे जो है ना वो कर देना। नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे। साल तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, प्रॉब्लम 98 या 99 होगा। आई वॉज इन द CTD एट दैट टाइम। उस वक्त जब ये वो जा रहे थे रायबंद, तो रास्ते में एक ब्रिज था, जगह का नाम है पो बत्तियाँ। वहाँ ब्रिज के नीचे 600-700 किलोग्राम एक्सप्लोजिव लगाया गया था। टाइमिंग की वजह से ब्लास्ट उस वक्त नहीं हुआ जबकि नवाज शरीफ ने गुजरना था, और वो खैरियत से तो गुजर गए, लेकिन इट वाज अ वेरी वेरी सीरियस अटैम्प्ट। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था CTD पंजाब के लिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने घर आए हैं लाहौर में, एंड ही इज़ नॉट सेफ। हमें एक टिप ऑफ हुई कि जो मेन मुलज़म है वो पेशावर का रहने वाला है और उसने ये किया है। और दूसरी तरफ फिर हमें एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो IED इस्तेमाल हुआ है पुल के नीचे, वो लोकली बनाया गया है, खाद वगैरह जो है ना वो चीज़ें लेके लगाया गया है।
तो उन्होंने कहा कि जी मोस्ट प्रॉबेबली ये इसी पोबतिया में ही किसी घर में किराए पे लेके तो जहाँ जो बनाया है वहाँ से बोरियों में उठा के तुझे लगाया है। एंड आई रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमारे पास एक फीमेल स्क्वाड था और उनको फिर हमने ये टास्क दिया कि आप कोई कवर स्टोरी बना के एक एक घर में जाएं पोबतिया में एंड ट्राई टू फाइंड आउट द हाउस। तो विदिन 2 वीक्स वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे जिस बंदे ने अटैक प्लान किया था उसका नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया। मुशर्रफ साहब का केस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है एंड आई वुड से इट वाज द हाई मार्क ऑफ माय करियर। 2 अटैक्स हुए थे। पहले एक अटैक हुआ था जब वो इस्लामाबाद से आ रहे थे पिंडी और ब्रिज के नीचे वो काफ़ी 600-700 किलोग्राम जो था एक्सप्लोजिव वो रखा गया था। उसके फिर 2 हफ्ते बाद ही दूसरा अटैक हुआ जो कि सुसाइड अटैक था जिसमें 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी। वो पेट्रोल पंप था झंडा चीची के साथ और वहाँ पे वो हुआ था। जनरल मुशर्रफ ने एक कमेटी बना दी। दिस कमेटी वाज हेडेड बाय द देन कोर कमांडर पिंडी जनरल कियानी। उनके दफ्तर में हमारी मीटिंग्स होती थी और तमाम एजेंसी सिविल और मिलिट्री हम रोज़ाना उधर मिलते थे और सारा कुछ डिस्कस होता था। किसी एक हमारे इन्फॉर्मर ने बताया कि ये जो इस तरह का टेररिस्ट एक्ट है उसको प्लान करने की जो अहलियत है वो एक आदमी की है। उसका कोड नाम पता है, असल नाम नहीं पता। कोड नाम उसका सलाहुद्दीन है। आई रिमेंबर आफ्टर गेटिंग दिस टिप ऑफ आई केम टू द ऑफिस। तो मैं दफ्तर आया तो मैंने आके इसको कहा कि जी आप चेक करें हमारे रिकॉर्ड में और कि कोई बंदा है ऐसा जो जिसका नाम सलाहुद्दीन हो और हमारे रिकॉर्ड में हो। तो हमारे डीएसपी थे राजा बशारत। मैंने उनको कहा कि ये ट्रेस करें कि ये वहाँ पे है कि नहीं है। राजा बशारत गए और देखा तो सलाहुद्दीन साहब घर पे बैठे हुए हैं। उसने कहा कि जी अगर मैं चले जाता तो ज़्यादा सस्पिशन होनी थी। आपसे पहले ये सारे फिर के गए हैं मोहल्लों को। सलाहुद्दीन को जब हमने इंटेरोगेट किया उसने तस्लीम किया। उसने ये भी बताया कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो अमजद फारूकी ने करनी थी। जनरल कियानी वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ को बताया कि वी हैव गॉट द फर्स्ट ब्रेक थ्रू। जनरल कियानी केम ऑल द वे टू हिज ऑफिस और प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ उस ऑफिसर से जो हेड है उस ऑर्गेनाइजेशन का। सो वो मुझे लेके गए साथ प्रेसिडेंसी में। मुझे एक दिन कॉल आई, आपका कोई बंदा है इस नाम का जो आपके लिए काम कर रहा है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल है। ही सेड के चलें फिर आप, हमने आपकी जान बचा ली है। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहता जी वो उसको हमने पकड़ा। तो हमने उसको पूछा है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो कौन था? तो ही सेड के जी हमने एडिशनल आईजी को टारगेट करना था और हम बिल्कुल तैयार हैं और उसको बस अगर मैं ना पकड़ा जाता तो हमने उसको मार देना था। हमने उसको पूछा कि क्यों मार रहे थे तुम एडिशनल आईजी को? उसने कहा कि जी लश्कर जंगवी वालों को पता चल गया था कि मैं काम कर रहा हूँ सीटीडी पंजाब के लिए। उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने मुझे मारा, टॉर्चर किया। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई मैं आपको एक कुफारा अदा कर देता हूँ कि मैं जो उनका एडिशनल आईजी है सीटीडी का उसको मैं कत्ल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम कैसे कत्ल कर सकते हो? उसने कहा जी उसका मेरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं अपने वेपन के साथ उसको मिल सकता हूँ, मेरा कोई तलाशी नहीं लेगा, मैंने बस पिस्तौल निकालना और उसको गोली मारनी है। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तुम पहले हमें एक दफ़ा करके दिखाओ ऐसे। तो फिर उन्होंने उसको लेके गए मोटरसाइकिल पे बैठा के। उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे अब कोई इल्म नहीं था। मुझे उसने फ़ोन किया कि सर वो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए है तो मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, कोई दफ़ा हम मिल चुके थे और बिल्कुल। तो वो एक हमारा वो सेफ हाउस था, उधर हम मिले। वो उन्होंने देखा, पिस्तौल लिया, हम 1-1.5 घंटा बैठे, चाय वाय पी, वो वापस आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है डन। तो कहता जब हम चलने लगे तो उधर किसी ने कहा कि ये इस एडिशनल आईजी की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है लश्कर जंगवी का। इसको सारा पता है कि हमारे कौन से बंदे हैं जो इसने कल्टीवेट किए हैं,
तो बजाय इसके कि हम मारें, हम इसको पहले अगवा कर लेते हैं और इससे पूछें अपने बंदों के नाम के कौन से बंदे हैं, ताकि हम उनका भी सफाया कर सकें एक दफ़ा। उसके बाद वो पकड़ा गया। दो 2005 में DGFI तैनात हो गया। मुझे अपॉइंट किया गया DGFI। तो मेरी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, शौकत अजीज़ साहब के साथ। तो पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि बरतानिया का हाई कमिश्नर मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा था कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है और जाली डॉक्यूमेंट्स बना के लोग UK में जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है हमारे लिए हाई रिस्क कंट्री है। और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने देखा है अभी तक, उसमें FIA एक्टिवली इन्वॉल्व है। अगर आप इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम PIA के लैंडिंग राइट्स UK में बंद कर देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर सेड कि जी आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड कि एक एम्बेसडर मुझे ये बता रहा है। फिर मुझे उन्होंने बताया भी कि एक कांस्टेबल है जो लगा हुआ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो मैं ये इंटरेस्टेड हूँगा मैं देखने में कि आप उसको तब्दील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। I went and I transferred that constable और lo and behold I got a telephone call from a very important personality। जी DG साहब आप तो अभी नए आए हैं तो आपको किसी ने गलत बताया है, ये तो ऐसा बंदा नहीं है। मैंने कहा जी ये बड़ा करप्ट है और ये आई डोंट वांट हिम देयर। कि नहीं आपको गलत बताया, उसमें इंक्वायरी हुई थी वो ठीक हो गई है। मैंने कहा जी आज पहला दिन है, मैंने अभी ऑर्डर किया है, इफ़ आई टेक इट बैक तो दैट वोंट लुक गुड। इसी तरह एक असिस्टेंट डायरेक्टर था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो भी अगेन ही वाज वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन उसने गलती ये की कि वो बड़ा खुला वो पैसे वैसे ले रहा था, सारा कुछ कर रहा था। एक बंदा डिपोर्ट हो गया अमेरिका से, तो लकीली PIA ने लिखा था कि जी इसकी क्लियरेंस है वो फलाने असिस्टेंट डायरेक्टर ने करवाई है। इन राइटिंग मुझे भेज दिया उन्होंने कि जी इसकी कराई थी। सो आई प्लेस्ड हिम अंडर सस्पेंशन। दैट सेंट हिम द मैसेज। 3 या 4 महीने के बाद वही एम्बेसडर, वही हाई कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि जी इट फ्रॉम हाई रिस्क द कंट्री हैज़ गॉन डाउन टू लो रिस्क। FIA में एक बहुत ही छोटा सा यूनिट था, उसका नाम था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप एंड दे वर वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी गुड। मेरे ख्याल में जो वीक एरिया था वो बॉम्ब ब्लास्ट है, उसके सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन है कि आपने जब एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उधर ढूंढना क्या है, देखना क्या है। एक्सपर्ट के लिए हमने दरख्वास्तें मांगी एंड वी सिलेक्टेड वन मेजर, सबको उनको हमने टास्क दिया एंड शुरू में प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस में रिलक्टेंस थी। तो आई स्पोक टू द IGs एंड आई सेड कि हम कोई क्रेडिट नहीं लेंगे, वी जस्ट वांट टू हेल्प यू, इट्स अ नेशनल एफर्ट। शफ़क़तुल्लाह डिड ए वंडरफुल जॉब। वो इतनी प्रोफेशनल रिपोर्ट जो शुरू में गई कि पुलिस को फ़ायदा हुआ उसका, दे वर टॉकिंग इन कंक्रीट टर्म्स। और उसके बाद फिर यहाँ तक नौबत आ गई कि जी जहाँ भी सुसाइड अटैक होता था तो मुझे फ़ोन आ जाता था जी कि शफ़क़त को भेज दें। When I was DGFIA and I think it was 2008, तो एक कोई टिप ऑफ हुई और उसके बाद 3 लड़के पकड़े गए विद 3 व्हीकल्स और हर गाड़ी में 200 किलोग्राम एक्सप्लोजिव था। टारगेट उनका परवेज़ मुशर्रफ। एक 16 साल का लड़का था, साउथ वज़ीरिस्तान का था, गालिबन सरारोगा का था। बिफोर सेंडिंग देम टू जेल मैंने उसको बुलाया दफ्तर में एज DGFIA। जो मेरा एक एज ए स्टूडेंट ऑफ काउंटर टेररिज्म एक था कि मैं टेररिस्ट की ज़रा ख़ुद सुनूं कि क्या बात है। उसने एक तो ये कहा कि जी जब आपको ये पता चलता है कि मैं मदरसे का बच्चा हूँ तो आपके दिमाग में एकदम ये बात आती है कि ये बड़ा होकर दहशतगर्द बनेगा। वो कहता है ये हो सकता है कि आप ठीक कहते हो, लेकिन मेरी 2 बातें हैं। एक कि हम हैं तो आपके बच्चे ना, मदरसे का क्या कि आप इतना नफ़रत से दूर कर देते हैं, परे कर देते हैं। दूसरी उसने जो बात की कि सर हमें ये बताया जाता है कि उस्ताद की बात मानो। हमें मदरसे में उस्ताद ने बताया कि बेटा ये जिहाद है, आप कहते हैं कि ये जिहाद नहीं है। क्या आपने हमें ये बताया कि बेटा ये जिहाद नहीं है जो तुम कर रहे हो? अगर तो आपने बताया फिर तो आप मुझे जो मर्ज़ी सज़ा दें। तो दैट लेट मी थिंकिंग कि हम लोग उनको रीच आउट तो करें। तीसरी बात जो उसने की, एंड इट्स वेरी सिंपल, आई वाज रियली अमेज्ड। उसने कहा जी जब आपने हमसे डील करना है ना
तो बराए मेहरबानी हमारी उम्र का ख्याल रखें। कहते जी मैं जब गया हूँ, मैंने ज्वाइन किया तालिबान को, तो उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दिया, फिर उन्होंने मुझे क्लाशनिकोव दी, मैंने सतत गोलियाँ चलाई, मज़ा आ गया। उन्होंने देखा कि इस उम्र का बच्चा क्या चाहता है। इस उम्र का बच्चा एडवेंचर चाहता है, फ़न चाहता है। क्या आप लोग हमें वो फ़न, वो एडवेंचर प्रोवाइड करते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जैक्टली कैटेगराइज क्योंकि माइंड एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कोई बंदा किसी चीज़ की वजह से करता है, कोई किसी चीज़ की वजह से करता है। एक्चुअली जनरल मुशर्रफ के अटैक में 3 गाड़ियाँ होनी थी, एक गाड़ी फिर नहीं ठीक चली। उसका जो जिसने चलानी थी उसका नाम, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वॉज साजिद। आई इंटरोगेटेड हिम। उसने मुझे बताया कि जी वो मजहबी रुझान था उसका, और उसका ख़्याल था कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो अमरीकियों के लिए कर रहे हैं। फिर वो मुझे ले गए वहाँ पे फाटा में, और फाटा में उन्होंने हमारी जहन साजी करनी शुरू की। तो कहता है कि जी पहले वो हमें लेके आए एंटी अमेरिकनिज़म पे, फिर हमें लेके आए वो सुसाइड बॉम्बिंग की सुपीरियॉरिटी पे। और मुझे याद है उसने कहा कि जी वो हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले 3 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। उन्होंने कि 2-3 दिन पहले बताया कि देखें बात सुने, अमेरिका को अगर हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो जो अमेरिका के कारिंदे हैं हम उनको नुकसान पहुंचाएं। और उसमें पहली दफ़ा फिर उन्होंने नाम लिया जनरल मुशर्रफ का। जो सैफुर रहमान सैफ़ी था वो जैश मोहम्मद का था, और उन्होंने एक प्लान बनाया कि जी हम सुसाइड अटैक्स करेंगे मुल्क में। और वो सुसाइड अटैक्स जो हैं इसलिए करेंगे क्योंकि अमेरिका आ गया है अफ़गानिस्तान में और वो मार रहा है मुसलमानों को। हम यहाँ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करेंगे या हम गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे। उसमें कहता है कि जी हमने फिर इस्लामाबाद के चर्च को किया, मिशनरी स्कूल मरी को किया, टेक्सला के हॉस्पिटल को किया। उसने फिर यही बात कही कि जी अभी हमारा जो माइंड बन चुका है, इट इज़ एन एडिक्शन, और मैं इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। मेरा बस एक ही हल है कि मैं एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पे जाता जाऊँ। एंड ही डाइड फाइटिंग इन अफ़गानिस्तान। I felt that there was a need to have a formal institution at the federal level to coordinate the national counter-terrorism effort. दूसरा, you will be surprised to know कि हम 1990 से टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। There was no national strategy to deal with terrorism. अगर फ़ौज के पास कोई अपनी थी तो मुझे पता नहीं है, हमारे साथ तो कभी किसी ने शेयर नहीं की। सेकंड चीज़ जो नेक्टा को करनी चाहिए वो एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, एंड सबसे शेयर करनी चाहिए। इट शुड बी एन इंक्लूसिव पॉलिसी। सबका इनपुट लें, सिविलियन से, मिलिट्री से, पुलिस से, नॉन पुलिस से, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। तीसरा जो मेरे जहन में था वो ये था कि गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है इम्पार्शल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की। यू नीड टू हैव वन ऑर्गेनाइजेशन जो तमाम स्टेक होल्डर्स की इनपुट को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करे। क्योंकि आप एक चीज़ जहन में रखें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज तमाम जो हैं वो कोऑपरेट भी करती हैं, बट दे आर ऑल्सो कंपेटिटर्स। एंड चौथा जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिसर्च। हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के कम से कम मैंने तो अपनी 35 साल की नौकरी में यही देखा है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन पाकिस्तान इज़ वेरी रेयरली बेस्ड ऑन डेटा। व्हेन आई वाज DGFI तो आई सेंट अ पेपर टू द गवर्नमेंट कि अगर आप अपने काउंटर टेररिज्म एफर्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक ऐसा इदारा ज़रूर बनाइएगा जिसमें ये 4 बातें हों। हुआ ये कि जी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी आप सेटअप कर लें यू आर द फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेटर। आई वांटेड टू मीट द स्टेक होल्डर्स जिनके दरमियान नेक्टा ने कोऑर्डिनेट करना है। द फर्स्ट पर्सन आई मेट वाज DGISI। ही सेड कि जी इट्स अ वेरी गुड आइडिया और देयर इज़ अ नीड कि इस तरह का काम किया जाए, बट इट वुड बी बेटर अगर आप लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ हों। आई गॉट द पॉइंट। उसके बाद आई मेट इंटेलिजेंस ब्यूरो DGIB जावेद नूर। उसने कहा कि सर कोऑपरेट तो हम करेंगे, जैसे आप कहेंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सर हम रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को
यू विल बी रिपोर्टिंग टू द इंटीरियर मिनिस्टर। तो ठीक है, सो आई गॉट द पॉइंट। तीसरा बंदा मैं मिला कमरुज़्ज़मान कार, ही वॉज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ही सेड कि जी बड़ी सीधी सी गल है, वन विल आई टेक यू मोर सीरियसली if you are responsible, if you are reporting directly to my boss or to my colleague. Then I consulted the provinces. सिंध ने कहा जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पीपल, पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट थी, and they said के we'll cooperate only if you are responsible, NECTA is responsible to the Prime Minister of Pakistan. बलूचिस्तान और उन्होंने भी कहा कि जी कोई बात नहीं। So जो नतीजा में मैं पहुँचा वो ये है कि अगर मैंने दिन में कोऑर्डिनेट करना है, वो मुझे सीरियसली ही नहीं लेंगे। इफ़ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द इंटीरियर मिनिस्टर, तो मैं क्या कोऑर्डिनेट करूँगा? बट इफ़ आई एम रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर एंड दोज स्टेक होल्डर्स नो दैट प्राइम मिनिस्टर इज़ वन फ़ोन कॉल अवे, जी हमें नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ? देन आई केम टू द कंक्लूजन कि नहीं जी, इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्राइम मिनिस्टर। एंड आई मेट द इंटीरियर मिनिस्टर, मैंने उसको बताया, हम लॉ बना रहे थे नेक्टा का उस वक्त, वो बेसिक लॉ जो बनाया उसमें था कि जी प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। वो कहने लगे नहीं, मैं ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। मैंने फिर आई सॉट एन इंटरव्यू विद द प्रेसिडेंट ऑल्सो, मिस्टर जरदारी, ही एग्रीड, अनदर इंटरव्यू विद मिस्टर जिलानी द प्राइम मिनिस्टर, ही एग्रीड कि जी बिल्कुल बात ठीक। ऑल्दो मुझे याद है कि नरगिस सेठी जो थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, उसका फ़ोन आया कि the Prime Minister agrees with your proposal, but what he wants is that there should be a cabinet meeting. You will give a presentation and we will decide in the cabinet that you will report directly to the Prime Minister. Then Interior Minister came to know, उन्होंने फिर इज्जत बेइज्जती का मामला बना लिया कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता जैसे भी। So I was convinced कि नहीं जी ये मुश्किल है, and then I decided to leave and resign. फादर वॉज इन द आर्मी, बल्कि सारी फैमिली आर्मी में थी। मेरे चचा भी आर्मी में थे, 2 मामू थे आर्मी में, लेकिन जो मेरे फेवरेट मामू थे, ही वॉज इन द पुलिस। दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि आर्मी की बजाय मैं पुलिस में जाना चाहूँगा। इनफैक्ट जब मैंने ऑप्ट किया, मेरी पहली चॉइस ही पुलिस थी। 73 में भुट्टो साहब आ चुके थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए। तो वो कहने लगे कि ये एक बड़ा फरसूदा निज़ाम है जो पुराना है कि एक इम्तहान लेते हैं और उसके बेसिस पे हम सर्विसेज का एलोकेट कर देते हैं, तो हम अवामी की एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे और उसमें हम पूरे 212 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उनको 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर उनका एप्टीट्यूड देखेंगे और उनका दोबारा इम्तहान लेंगे। तो 1 साल खासा मुश्किल में गुजरा कि पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। मैंने बड़ी पूछने की कोशिश की कि ज़रा मुझे बताएं कि पुलिस सर्विस के लिए एप्टीट्यूड कौन सा चाहिए ताकि मैं वो दिखा सकूं, लेकिन वो नहीं पता चला। आखिर में फिर एग्ज़ाम हुआ, तो बट आई वाज देयर इन द पुलिस इन 1973